आकाशवाणी लखनऊ पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024 जनता का फैसला। आज दिन भर हम करेंगे चुनावी विश्लेषण और पल पल के चुनावी नतीजों पर चर्चा, समझेंगे देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहे बदलावों के बारे में। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी और राजनीतिक विश्लेषक ओपी यादव जी। आपका चर्चा में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आज का दिन निर्णायक दिन होने वाला है, जब अगले 5 सालों के लिए भारत की दिशा और दशा का फैसला हो जाएगा। देश भर में मतगणना शुरू हो चुकी है। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के अगर नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, 2019 में 64 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की अब तक के रुझानों को लेकर आप क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, इनिशियल रुझान हैं और इस वक्त कुछ स्पष्ट कह पाना बहुत उचित नहीं होगा। फ़िलहाल जिस तरीके का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, इससे जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज और जो इंडी गठबंधन है उसके बीच में तगड़ी फाइट दिख रही है। अभी तो इनिशियल ट्रेंड्स आए हैं। मुझे लगता है कि पोस्टल बैलेट के बाद अधिकतम पहले चरण की काउंटिंग हुई होगी, दूसरे चरण की काउंटिंग शुरू हो रही होगी। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल इंडी गठबंधन जिसको लीड कर रही थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, प्रारंभ में तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी युद्ध के पहले हताश सेना हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत स्ट्रेटजिक गेम खेला इस चुनाव में और पूरे चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की एक कोशिश की। और जो ट्रेंड्स अभी दिख रहे हैं, अगर ये परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो इसका मतलब कि उनकी स्ट्रेटजी को पब्लिक ने पसंद किया। क्योंकि जानिएगा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो हिंदी हृदय प्रदेश है, वहाँ पिछले कुछ वर्षों से चुनाव परिणामों पर जातीय गोलबंदी का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। और अखिलेश यादव ने इस बार यही गेम खेला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए ने उत्तर प्रदेश में अपने केंद्र सरकार के कामकाज और उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की कामयाबी को रखा जनता के बीच में। जनता ने उसको पसंद भी किया। 2022 में ऑलरेडी जनता ने इन्हीं इशूज़ को पसंद किया। लेकिन इतना तो तय है, जब जातियाँ गोलबंद होती हैं तब वो बाकी इशूज़ पर भारी पड़ जाती हैं। और अगर इस तरह के परिणाम लगभग अगर देखें इस वक्त, तो करीब 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती ट्रेंड्स में आगे बढ़ गई है। और अगर इंडी अलायंस की बात करें तो वो 1 सीट आगे है अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ दिया जाए। और अगर इसी तरीके से परिणाम आगे होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये होगा कि जो इशूज़ बनाम जातीय गोलबंदी में, फिर जातीय गोलबंदी एक तरीके से भारी पड़ गई। क्योंकि रिसेंट पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो अपोजिशन का वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, ख़ासतौर से 2014 के बाद। 2014, 2017 असेंबली इलेक्शन, 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 2022 के दूसरे असेंबली इलेक्शन के दौरान। जी, अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 सीटों पर आगे दिख रही है, समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर, आरएलडी 2 पर। इस तरह के ट्रेंड्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह हम पिछले चुनाव की अगर 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी बसपा के साथ आई थी। इस बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि ये रणनीति कारगर साबित हो पाई है? देखिए, इस रणनीति के पीछे एक बुनियादी कारण था, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप 2019 की चर्चा कर रहे हैं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे डेडली अलायंस से मुकाबिल थी। यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनके मतों को जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में पहाड़ जैसा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी के चमकते चेहरे और उत्तर प्रदेश की सरकार के शुरुआती 2 साल के कामकाज को जनता ने पसंद किया। और उम्मीदों के विपरीत ये अलायंस खाली 15 सीटों पर सिमट गया। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 5 साल पहले 2014 में उसको 0 कोई सीट ही नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी को सत्ता में रहते हुए उत्तर प्रदेश के 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो अलायंस हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, मैंने
पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि जब चुनाव को जाति और धार्मिक आधार दिया जाता है और जातियों का कैलकुलेशन होता है, तब इशूज थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि अपोजिशन जो है भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देखा, और थोड़ी समय पहले 2-3 दिन पहले आपने वो देखा होगा जो एग्जिट पोल के परिणाम आए, जो संकेतक एक तरीके से माने जाते हैं, उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई। परंतु एक पर्टिकुलर कौम को एक साथ जोड़ करके उसकी इंटैक्ट वोटिंग के लिए ही बुनियादी तौर पर ये अलायंस हुआ, वरना इस चुनाव के पहले जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, 5 राज्यों के, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इतना ज़्यादा बयानबाजी, इतनी कटु आरोप प्रत्यारोप का दौर चला कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन चुनाव अवसरवादिता का भी कभी कभी खेल हो जाता है, और ये अलायंस बना। इस अलायंस से एक विशिष्ट धर्म के लोगों के मत एक मुश्त हुए। इसका फायदा मुझे अभी जो टेंट्स दिख रहे हैं उसमें परिलक्षित होता है। चर्चा को आगे जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रायबरेली प्रतिनिधि पंकज जी। आप रायबरेली में मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं, क्या हाल दिख रहा है वहां पर मतगणना का? जी, रायबरेली में मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी 40,350 वोट, दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा के हैं वो 24,819 वोट पाए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव हैं। तो इस तरह से 15,531 वोट से राहुल गांधी इस समय आगे चल रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन से हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर इस समय सेकंड नंबर पे हैं, तो पीछे चल रहे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया पंकज। हेमंत जी, जैसा कि आपने सुना, पंकज बता रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से आगे चल रहे हैं। काफ़ी लास्ट मोमेंट पे इनका नाम अनाउंस किया गया कैंडिडेट के तौर पर, काफ़ी उहापोह की स्थिति देखने को मिली। क्या लगता है कि क्या रणनीति थी इसके पीछे? हाँ, देखिए, रणनीति तो चुनाव में जो कारगर हो जाए, जो कामयाब हो जाए, वही रणनीति मानी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि रायबरेली और अमेठी ये 2 ऐसी सीट हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जिसको गांधी पट्टी कहा जाता है, यानी गांधी परिवार से बहुत ट्रेडिशनली जुड़ी हुई सीट्स हैं, और यहाँ से गांधी परिवार का एक बड़ा अपनत्व का नाता बताया जाता रहा है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उस सीट से चुनाव लड़ा करती थी। फिरोज गांधी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में एक सुरक्षित सीट कांग्रेस के लिए मानी जाती रही है। पिछली बार जब सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव जीती थी तो उनसे मुकाबले यही दिनेश प्रताप सिंह थे, जो एक ज़माने में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। मैंने अपने खुद के तजुर्बे से देखा था कि इस बार रायबरेली में कंटेस्ट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी मोमेंट पर इनका कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ राहुल गांधी का, और एक सांसद के तौर पर जो अपेक्षाएं श्रीमती सोनिया गांधी से रायबरेली को थी, मुझे लगता है कि पिछले टर्म्स के मुकाबले इस बार उनका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा। मतलब चाहे अमेठी हो, अमेठी से भी गांधी परिवार का नाता थोड़ा कटा कटा रहा पिछले 5 सालों में, और रायबरेली में भी जो सक्रियता सोनिया गांधी के बिहाफ पर प्रियंका गांधी की होती थी वो भी काफ़ी कम रही। इसलिए उम्मीद थी कि यहाँ टक्कर होगी। लेकिन अगर शुरुआती टेंट्स में 40,000 और 24,000 के मत हैं, तो इसका मतलब कि जो लोग सामान्य तौर पर अपेक्षा करते हैं कि गांधी परिवार का सदस्य यहाँ से एक तरफा जीत जाएगा, एक तरफा तो लड़ाई मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा। अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए, क्या लगता है कि अमेठी को लेकर डाउट था कहीं ना कहीं मन में? देखिए, अमेठी को लेकर के डाउट तो 2014 में ही पैदा हो गया था कांग्रेस के लिए जी। क्योंकि देखिए, अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीट्स हैं जब मैंने बताया कि एक बड़ा अपनत्व का लगाव महसूस करता है यहाँ का आम आदमी और मतदाता गांधी परिवार से। लेकिन 2014 के बाद से ही राहुल गांधी का पब्लिक कनेक्ट कमज़ोर होने लगा था, और इनके जो प्रबंधक गण हैं वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने लगे थे। इस बात को लेकर बड़ा रोष था, और उस रोष का ट्रांसलेशन आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव परिणामों में हुआ, और अनपेक्षित तरीके से राहुल गांधी वहाँ से चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के बाद भी आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आमतौर पर छोड़ता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का अमेठी में आना जाना नहीं रहा। तो अमेठी से तो उनके दोबारा आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पब्लिक की नाराजगी एक
होती है। इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गांधी परिवार के सदस्यों का मैनेजमेंट देखते थे, किशोरी लाल शर्मा उनको वहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। तो पहले ये चर्चा थी कि गांधी परिवार के दोनों सदस्य वहाँ से लड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में यही एक रास्ता ही बचा था। राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं वायनाड के अलावा, तो रायबरेली ही सीट उनके लिए सेफ मानी जा रही थी, क्योंकि अमेठी बड़ी रिस्क की सीट थी, पिछली बार चुनाव यहाँ से हार चुके थे। हेमंत जी, चर्चा को जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आजमगढ़ प्रतिनिधि नरेंद्र प्रताप सिंह। नरेंद्र, आप आजमगढ़ में मौजूद हैं मतगणना केंद्र पर। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? कौन आगे है इस वक्त और कौन पीछे है? जी, अभी पहले चरण के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सपा के धर्मेंद्र यादव भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ से 3,522 मतों से आगे चल रहे हैं जी। और जिसको लेके जो है यहाँ खैर काफी धूप है, यहाँ आसपास तो समर्थक नहीं है, थोड़ी दूर पे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में उत्साह है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया नरेंद्र। हेमंत जी, आजमगढ़ से खबर आई है कि धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। पिछली बार दिनेश यादव जीत गए थे, इस बार काफ़ी उम्मीदें थी, आकांक्षाएं लगा रखी थी अखिलेश यादव ने इस सीट को वापस हासिल करने के लिए। क्या लगता है अभी तक के जो रुझान हैं उनको देखकर कि किस तरह आगे बढ़ सकता है? देखिए तनवीर, बहुत मामूली फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी इस पर कोई टिप्पणी मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित होगी, लेकिन इतना तो तय है कि आजमगढ़ में इस मर्तबा संघर्ष देखने को ज़रूर मिलेगा। धर्मेंद्र यादव पिछला चुनाव जो है वो अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पर जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें हारे थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से जीते थे, लेकिन अभी आगे देखते रहिए, आजमगढ़ में अच्छी टफ फाइट देखने को मिल सकती है। ये पहले से ही तय माना जा रहा था। जी, इस वक्त हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। कैसरगंज से करण भूषण सिंह भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह लीड कर रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं और मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की जो खबर है, इस वक्त अखिलेश यादव और डिंपल यादव ये दोनों अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। इन्होंने काफ़ी फोकस किया। पिछली बार सिर्फ जो परिवार की सीट थी उन्हीं सीटों को बचा पाए थे। अभी तक जो समाजवादी पार्टी की जो कोशिशें रही थी, क्या लगता है कि जो भी इन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान की क्या कारगर साबित हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि पिछली बार के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए या उसके पहले 2014 के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद उल्लेखनीय कामयाबी नहीं हासिल कर पाई थी। कुल मिला के 5-5 सीटों पर उसको संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने, मैंने पहले बताया आपको, फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने स्ट्रेटजी बदली और उन्होंने इस पूरे इलेक्शन को अगड़ा बनाम पिछड़ा करने का एक प्रयास किया। इसी हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए। अब आप आश्चर्य करिएगा, जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस बात के लिए बदनाम थी कि उनके यहाँ यादव उम्मीदवार, यादव लोगों की ज़्यादा चलती है, उनका बोलबाला रहता है, तो इस बार उन्होंने खाली अपने परिवार के ही यादव उम्मीदवार रखे। इसके अलावा गैर यादव ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट रखे और इसका फ़ायदा यह हुआ कि 2014 के बाद जो गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, कहीं न कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सजाती उम्मीदवारों के नाते उधर शिफ्ट हुआ और उस शिफ्टिंग का जो एक परिणाम है वो अभी शुरुआती ट्रेंड्स में हमको दिख रहा है। हेमंत जी, अगर ओडिशा की बात करें, ओडिशा को लेकर काफ़ी फोकस था भारतीय जनता पार्टी का और इस बार अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उस पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। काफ़ी मुखर होकर इस बार अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री ने ओडिशा की बात भी की। तो क्या लगता है कि इस बार वहाँ पर सेंध लगाने में कामयाबी मिलेगी? जी बिल्कुल, चूँकि वहाँ पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शंस भी हैं और अभी असेंबली इलेक्शंस में जो शुरुआती ट्रेंड्स आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिलने के आसार हैं
और पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस वहाँ 2019 में बेहतर था। इस बार भारतीय जनता पार्टी की 3 से 4 सीटें वहाँ बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। वहाँ के स्थानीय पत्रकार और वहाँ के स्थानीय लोगों का ये अभिमत था, मेरी बातचीत होती रहती है। तो उड़ीसा एक नया स्टेट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला सामने आ रहा है और निश्चित रूप से अगर सुदूर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पांव जमाती है तो पूरे पैन इंडिया उसकी स्थिति बेहतर होगी। मुद्दों की अगर बात करें हेमंत जी, इस बार विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और संविधान के मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था। आपको लगता है कि इनके मुद्दे भारी पड़े हैं भाजपा के मुद्दों पे? भाई निश्चित रूप से परफॉर्मेंस का ट्रेंड अगर आप देखें तो उस हिसाब से भारी पड़ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि अपोजिशन ने जो मुद्दे उठाए, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहाँ से ले आई? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स जैसे अयोध्या से लल्लू सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, कर्नाटक से एक मिस्टर हेगड़े हैं, इन लोगों ने ये बात कह करके उसको मतलब आग में घी देने का काम कर दिया और एक बड़ा अवसर मिल गया अपोजिशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का मुद्दा करके मुझे लगता है कि पूरे देश में दलितों का खास तौर से जो युवा वर्ग है उसको थोड़ा रोष उसके भीतर पैदा हुआ। और वो अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2014 के बाद दलितों का एक अच्छा खासा वर्ग, मतलब गैर जाटो दलितों के अलावा जो जाटव हैं उनका भी एक ठीक ठाक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक घालमेल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होने के पूरे आसार थे। और अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ क्षति होगी इससे। जी, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे भदोही प्रतिनिधि संजय कुमार। संजय जी, मतगणना केंद्र पर आप मौजूद हैं, किस तरह के आंकड़े अभी तक आपको मिल पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पाया है संजय जी से। तो अगर हम भदोही की बात करें हेमंत जी, तो क्या लगता है यहाँ पर इस बार नए कैंडिडेट्स थे मैदान में, क्या लगता है आपको कि किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, भदोही में ललतेश त्रिपाठी को टीएमसी का कैंडिडेट बनाया गया था। टीएमसी की उत्तर प्रदेश में कोई बुनियाद नहीं है, न उसका कोई विशेष अस्तित्व है, लेकिन चूंकि टीएमसी को एक तरीके से इंडी गठबंधन का पार्ट माना गया था तो इंडी गठबंधन का पूरा सपोर्ट उनको मिलने की उम्मीद थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ अपने जो उनके मौजूदा सांसद थे डॉक्टर रमेश बिंद, उनका टिकट काट दिया था। तो वहाँ एक पहले से ही लग रहा था कि इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच अच्छी लड़ाई होगी। इसका एक कारण और भी था कि बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट वहाँ बहुत बढ़िया चुनाव नहीं लड़ पाया। तो ये बड़ा दिलचस्प परिणाम देखने को मिल सकता है भदोही से। जी, सीटों के नज़रिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में भी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। इस समय के रुझानों के अनुसार इन राज्यों में क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है? देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है, 48 सीटें वहाँ हैं। और महाराष्ट्र में इस बार जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले साल भर के भीतर, 1.5 साल के भीतर वहाँ हुए थे, लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती ट्रेंड आए हैं उसमें उतना बड़ा नुकसान दिख नहीं रहा है। नुकसान तो है, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके पुराने एलाइज आपसे अलग होते हैं या आप उनसे अलग होते हैं और दूसरे एलाइज आपके साथ जुड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जनता की नाराज़गी का एक अनुमान होता है, अंदाज़ा होता है, और वो थोड़ा नुकसान तो हो रहा है। अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, हालांकि फिर हम दोबारा इसको कहते हैं कि अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उससे हम किसी निष्कर्ष पर सटीक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआती 1-2 चरण की मतगणना के ट्रेंड्स हैं। जी, अभी तक की हमारे पास जो ताज़ा अपडेट है उसमें जितिन प्रसाद पीलीभीत से पीछे चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा दांव लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया था। वहीं कौशल किशोर भी पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ है जनता के मन में? देखिए, जनता के मन में जो है उसने तो अपना मन बता दिया है, जो शाम तक हमको आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया और जिस तरीके से इशूज यहाँ
बहुत ज़्यादा चले नहीं। जी जिस तरीके से यहाँ जातियों की गोलबंदी को जनता ने ज़्यादा पसंद किया, और जनता पहले भी ऐसा पसंद करती रही है, उसी वजह से संभवतः एक टक्कर सी दिख रही है। जबकि शुरुआत में समझा जा रहा था, या अगर आप एग्जिट पोल के संकेतकों पर विचार करें तो इस तरीके से दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर अभी तक के ट्रेंड्स को हम उदाहरण माने और उस पर कोई निष्कर्ष निकालें, बहुत उचित नहीं होगा। फिर भी इतना कहना होगा कि उत्तर प्रदेश में कांटे की और बड़ी जोरदार लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः इस तरह के मुकाबले की उम्मीद नहीं की थी। जी, इस वक्त हमारे पास बयान आ रहा है पटना से बीजेपी के जो सांसद हैं और प्रत्याशी हैं पटना साहिब से, रविशंकर प्रसाद का। आइए आपको ये बयान सुनाते हैं। कोई संदेह नहीं है, अब आगे जीत पर फिर मैं अंतिम टिप्पणी करूंगा। इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए, सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 49 में 80 में 34 एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। आगे पूरे देश में ऐसे ही चलेगा। जीते तो सवाल लोग खड़े कर रहे हैं और जनता से उन्होंने अपील की है कि सर पे कफन बांध के निकले, अगर कुछ ये गड़बड़ से विरोध करें। मैं क्या बोलूं इसका। तेलंगाना में जीत जाए कांग्रेस तो ईवीएम ठीक है, बंगाल में ममता जीते तो ईवीएम ठीक है, हिमाचल में, कर्नाटका में जीत जाए कांग्रेस तो ईवीएम ठीक है। तो ये थे रविशंकर प्रसाद। और ओपी यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के ज़माने में इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया सोशल मीडिया के थ्रू। कौन किस पर भारी दिखा इस बार? देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात किया जाए, शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किया, इस पे एक सच्चाई है। लेकिन जो नतीजे बदलने का कारण जो इंडिया गठबंधन का है, उसका कारण इंडिया गठबंधन ने अलग अलग मुद्दों पर काम किया है। जैसे संविधान का मुद्दा, जातीय जनगणना पर जो राहुल गांधी का स्टैंड है, अखिलेश यादव की जो पीडीए की बात है, इसका असर पड़ा है। तो जी, अभी तक के जो ट्रेंड आ रहे हैं, जिस तरह से अभी तक हमारे पास इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, इसमें बीजेपी 37 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर और आरएलडी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, अभी तक के जो आंकड़े हैं, क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, अभी तो ये रुझान है, लेकिन फिर भी सांकेतिक सिंबॉलिक नतीजों में बहुत कुछ, खासकर हिंदी हार्टलैंड में भी बड़ा परिवर्तन है। गुजरात, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कही जाती है गुजरात, वहां के नतीजे देखिए। हरियाणा में देखिए कि इस बार चाहे वो जॉइंट अपोजिशन के लीडर्स ने काम किया, और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी एक सीट अलायंस में लड़ रही है। तो जिस तरह वहाँ कांग्रेस के नेताओं ने मिल करके, चाहे हुड्डा रहे हों, दीपेंद्र हुड्डा रहे हों, चाहे सुरजेवाला रहे हों, सब लोगों ने मिल करके वहाँ चुनाव लड़ा। तो हरियाणा के नतीजे देखिए, इंडिया गठबंधन के बिहार के नतीजे देखिए, तो निश्चित तौर पर इस बार बड़ी दमदार लड़ाई इंडिया गठबंधन ने लड़ी है। इसके पीछे एक तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर के रणनीति बनाना शुरू किया, जैसे राम मंदिर पे एक चर्चा थी कि बहुत बड़े जनादेश की आशा है भारतीय जनता पार्टी को। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा हो, राम मंदिर का मुद्दा रहा, अग्निवीर के मुद्दे पर, और जिस तरह अपोजिशन ने सेंट्रलाइज मुहिम चलाई खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इस बार नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस किया। तो अभी तक के जो रुझान है, क्या लगता है किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या बीजेपी का दक्षिण में एंट्री का द्वार खुल रहा है? जी, निश्चित तौर पर इस बार के नतीजे बता रहे हैं कि दक्षिण में साउथ का जो प्रवेश द्वार है भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलता नजर आ रहा है। आप साउथ के राज्यों को देखिए, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, आप नतीजों को देखिए। तमिलनाडु को छोड़कर आप देखिए कि तेलंगाना और कर्नाटका में बड़े अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी दे रही। तो निश्चित तौर पर साउथ का जो प्रवेश द्वार है भारतीय जनता पार्टी के लिए इन जनरल इलेक्शन में खुलता नजर आ रहा है। जी, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। देश भर से नतीजे से तेजी से सामने आ रहे हैं। अभी तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किरण रिजिजू अरुणाचल वेस्ट से आगे चल रहे हैं, अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं, मनोहर लाल बीजेपी से आगे चल रहे हैं, कंगना रनौत मंडी हिमाचल प्रदेश से लीड कर रही हैं, राहुल गांधी
वायनाड से आगे चल रहे हैं, शिवराज सिंह विदिशा से आगे चल रहे हैं और पीयूष गोयल बीजेपी के मुंबई नॉर्थ सीट से आगे चल रहे हैं। तो अभी तक के ये जो स्टार कैंडिडेट्स हम कह सकते हैं, ये इन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है। इसके अलावा लेकिन अन्य कई जगहों पर ऐसा है जहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। तो जो लगता है कि अभी तक की जो सोशल इंजीनियरिंग की जो स्ट्रेटजी कही जा रही थी कि बनाई है इस बार बीजेपी ने, कितनी कारगर होती हुई दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम करने की शुरुआत किया और बहुत अच्छा उस पर काम भी हुआ है। लेकिन चूंकि जो मैंने शुरुआत में कहा कि जैसे अब संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी लगातार रैलियों में दिखे, जातीय जनगणना की बात रही हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो पीडीए की बात की, आप देखिए बिहार में जिस तरह मुकेश साहनी आखिरी समय पर अलायंस में आ गए, इंडिया अलायंस में आए, तो ये जो प्रयोग हुए, ये प्रयोग, और जैसे मैंने हरियाणा में कहा कि हरियाणा में सारे कांग्रेस के छत्रप और आम आदमी पार्टी के साथ, चाहे सुशील शर्मा रहे हों, चाहे हुड्डा रहे हों और चाहे कुमारी सैलजा रही हों, सारे छत्रप इकट्ठा हो गए और यूनाइट होकर के इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। और एक बड़ी चीज ये हुई कि बंगाल में जो अलायंस नहीं हो पाया उसका भी खामियाजा इंडिया अलायंस ने, तो इंडिया अलायंस की पिक्चर में कुछ थोड़ा चेंजेस मैं जरूर मान रहा हूं कि चेंज होता, लेकिन उसमें जो बंगाल में अलायंस नहीं हुआ उसके भी असर देखने को मिल रहा है। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा बार बार दिया गया, क्या लगता है कि 400 पार का नारा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएगी पार्टी? देखिए, इसको आप कुश्ती के खेल की तरह देख सकते हैं। कुश्ती के खेल में जब एक पहलवान आता है तो जो बड़ा पहलवान होता है वो पहले इस तरह के हाव भाव पैदा करता है कि सामने वाला पहलवान उसे साइकोलॉजिकली पहले से ही, युद्ध के पहले ही वो अपने आप में पराजय महसूस कर ले। तो एक स्ट्रेटजी होती है, उन्होंने 400 पार का नारा दिया एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के लिए। उनको भी पता था क्या स्थिति है, उसी तरीके के परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए इस देश में फिर से सरकार बनाने जा रहा है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये इसका अंदाज़ा उनको था और वैसे ही दिख रहा है। लेकिन अब क्या करें, हम अगर अपनी दुकान लगाए हुए हैं तो हम उसको तो बेहतर बताएंगे ना कि हम इतना % खालिश हैं, इतना अच्छे हैं। तो एक पोल स्ट्रेटजी होती है अपोजिशन को साइकोलॉजिकली दबाव में लेने की, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ फर्जी चीज़ें सही हो जाती हैं और कुछ अच्छी चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे अभी जिक्र किया ओपी यादव जी ने कि संविधान की किताब लेकर चल रहे थे। संविधान का इशू उत्तर प्रदेश में इतना प्रभावी हुआ जिसका परिणाम आप इस तरीके से देख रहे हैं, जो संकेतक अभी हमको प्राप्त हो रहे हैं। ओपी यादव जी, भाजपा ने प्रचार के दौरान लगातार डबल इंजन की सरकार पर बल दिया है। क्या आपको लगता है कि जिन राज्यों में डबल इंजन नहीं है वहां की जनता ने लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को ध्यान में रखा है वोट देते वक्त? निश्चित तौर पर जो डबल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसके निहितार्थ और जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और जिन राज्यों में भारतीय जनता, आप देखिए उड़ीसा के नतीजे देखिए, आप तेलंगाना के नतीजे देखिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, कर्नाटका में देखिए, तेलंगाना में देखिए, वहां पर एक तरह से जैसे कांग्रेस पार्टी पावर में है तो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी उन राज्यों में मिल रहा और शुरुआती एंटी इनकम्बेंसी। ओपी यादव जी, चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं तन्मय सोनी। तन्मय जी, आप अयोध्या में मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं, क्या इस वक्त की खबर है ताजा? देखिए, यहाँ मतगणना की शुरुआत हुई है तो बैलेट पेपर में सपा के प्रत्याशी जो गठबंधन के हैं वो आगे चल रहे थे। फिर 1-2 राउंड लल्लू सिंह ने लीड किया। अभी जो 5वां राउंड का नतीजा यहाँ पर घोषित किया गया है उसमें 2100 मतों से गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद आगे हैं। जी, कैसा माहौल देखने में को मिल रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं में वहाँ? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतगणना एजेंट हैं, वो पूरी तरह से अपनी नजर गणना पर गड़ाए हुए हैं और उसी के साथ जो मतगणना कर्मी हैं वो भी बड़ी ही मुस्तैदी से अपने गणना के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जी, तो काफी चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी शुरुआती दौर है मतगणना का और आगे चलकर अभी नतीजों में काफी बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आकाशवाणी लखनऊ पर मतगणना के पल पल का अपडेट जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम किसकी जीत किसकी हार लेकर फिर उपस्थित होंगे दोपहर 3 बजे। सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।